नमस्कार, मैं राधेपाल। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में, इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हैं, आप हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस श्री अमिताभ ठाकुर जी। आप इस समय जन अधिकार नामक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक सेवाओं में आप लगे रहते हैं। आप सबके लिए ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। वो इससे पहले आपका परिचय जान लेते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की। देखिए, मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। मैं मूल रूप से, जैसे अब इस समय तो कौन कहाँ से है उसको लेकर ही पूरे देश में विवाद है, मैं देख रहा हूँ। कोई कह रहा है आर्यन हिंदुस्तान से हैं, कोई कह रहा है बाहर से हैं, कोई कह रहा है तुम कहाँ के हो, मैं यहाँ का हूँ, ये कहाँ का है, यह मंदिर है तो यह मस्जिद है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। इस दृष्टि से तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब से मैं जानता हूँ। तो मेरा जो गांव वह सीतामढ़ी जिला है बिहार में, जो आपको नेपाल तराई में है। अच्छा। तो जैसे आपको यहाँ महाराजगंज है, आपको यहाँ पर सिद्धार्थ नगर है, कुशीनगर है, बहराइच है, बलरामपुर है। इसी से मिलता जुलता उधर हमारा भी जिला है, कुछ आगे बढ़ के कुशीनगर से आगे सीतामढ़ी से हम लोग परिचित ही हैं नाम से। वो सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है, उन्हीं के नाम पे है। और नेपाल के बॉर्डर पे है, उसके उस तरफ जनकपुर है। जनकपुर वह जगह जहाँ पर राजा जनक का स्थान माना जाता है, आज भी मंदिर है। और हमारे गांव से मुझे लगता है मुश्किल से 15 किलोमीटर अच्छा दूर होगा। तो मुझे याद है कि युवा अवस्था में हम लोग कभी कभी मोटरसाइकिल से, अन्य संसाधनों से, और एक आध बार शायद पैदल भी हम लोग, जैसे 15 किलोमीटर असंभव काम तो है नहीं, आदमी सुबह गया और रात तक शाम तक लौट आया। उस सीतामढ़ी में एक गांव है बखरी करके, वहाँ जो है मैं जानता हूँ कि हमारे कई पीढ़ियाँ वहाँ रही। मेरे पिताजी श्री तपेश्वर नारायण ठाकुर, वो वहाँ से उठ के चले आए, वो प्रवासी हो गए। वह उस समय बिहार में हिस्सा था, अब झारखंड में है बोकारो। अच्छा। बोकारो स्टील सिटी, वहाँ पर वो इंजीनियर, वो चूँकि इंजीनियर थे, वो इंजीनियरिंग की जो है नौकरी में वो बोकारो चले आए स्टील अथॉरिटी में। मैं और मेरा एक भाई है अविनाश कुमार, तो वह एक आईएएस अफसर है झारखंड में। हम लोग दोनों, हमारा ज़्यादा लालन पालन आपको वही हुआ बोकारो में। मेरी माँ शिक्षिका थी, अब वो दिवंगत हो गई हैं, माधुरी बालाजी। तो मेरी माँ शिक्षिका थी, पिताजी हमारे इंजीनियर थे, सेवा करते थे। हम लोग की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई बोकारो स्टील सिटी में हुई। जिसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा ली, बीटेक की उपाधि ली। अच्छा। और कुछ दिनों बाद मैं फिर इस सेवा में चला आया। अच्छा। तो यह मेरी प्रारंभिक सेवा या जीवन का यह सोपान है। जी। तो शुरुआत में आपका रुझान किस तरफ था? आईपीएस की तरफ था या फिर किसी और विभाग में जाना चाहते थे? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग, चूँकि अगर यह तो एक सच्चाई है कि हिंदी बेल्ट में खास करके, पूरे भारत में भी कुछ हद तक हिंदी बेल्ट में खास करके इन सेवाओं का तब भी क्रेज था, आज भी क्रेज है। आज भी लाखों लोग इन सेवाओं के लिए प्रयासरत रह रहे हैं, आईएएस आईपीएस ये वो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर सेवाओं में कोई एक नंबर एक माना जाता था और माना जाता है तो आईएएस की सेवा है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने से, अभी का नहीं जानता, हमारे जनरेशन में कोई अपने मन से कि हमको आईपीएस की सेवा में जाना है, कोई नहीं सोचता था। हर व्यक्ति अगर पूछिए कि क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आज भी मुझे लगता है ये कहता होगा आईएएस की तैयारी करता है आदमी। तैयारी आईएएस की करता है, उसकी सेवा में जहाँ पर वो लटक जाए, जहाँ आ जाए वहाँ चला जाता है। तो चाहता मैं भी आईएएस अफसर बनना चाहता था,
वही उस समय भी श्रेष्ठतम सेवा मानी जाती थी। मेरी जानकारी में आज भी वो सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है। और उसमें मेरा आईएएस की उसके परीक्षा में, मैं एग्ज़ाम में मेरे उतने अंक नहीं आए कि मैं आईएएस में चयनित हो पाऊँ। आईपीएस की सेवा में मेरा चयन हुआ, मैं यहाँ चला आया। और उसके बाद मैंने, और उसमें भी मुझे उत्तर प्रदेश कैडर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस की सेवाओं में कैडर मिलता है, तो मेरा उत्तर प्रदेश कैडर में मेरा हो गया, मैं इस कैडर का निवासी हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो सन 85 वर्ष 1985 में मैं आईआईटी कानपुर आया था। अपने उसी बोकारो स्टील सिटी से मैं आईआईटी कानपुर आ गया था। उसके बाद से समझिए एक कहीं ना कहीं उसके बाद से मैं उत्तर प्रदेश का ही होके रह गया। और अब तो लगभग समझिए 40 वर्ष, हाँ 40 वर्ष हो गए हैं जब से मैं लगभग उत्तर प्रदेश में हूँ। यद्यपि मेरा प्राथमिक जीवन 15, 16, 17 साल बिहार और उस समय का बिहारी था। मेरे सेवा में आने के 5-7 साल बाद झारखंड बना, तो मैं तो उसको बिहारी जानता था। अब मेरे पिताजी झारखंड में रहते हैं, मेरा घर बिहार पड़ता है। जब मैं सेवा में यहाँ आया तो पिथौरागढ़ और आपको उधर के जो गढ़वाल और कुमायूं हैं वो भी उत्तर प्रदेश में थे। पहला जिला कौन सा मिला था आपको? पहला देखिए जो मेरी पोस्टिंग थी, तो पोस्टिंग में हम लोग के शुरू में तो ट्रेनिंग का होता है, तो मेरी ट्रेनिंग उसी कानपुर में थी जहाँ से मैंने आईआईटी से पढ़ाई किया था। उसी कानपुर में मेरी पहली ट्रेनिंग हुई। यह 93 की बात है। तो 6 महीने में लगभग कानपुर में रहा। उसके बाद मेरी पहली औपचारिक पोस्टिंग गोरखपुर में हुई। तो गोरखपुर, बल्कि वहीं पर मैंने आज जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं श्री आदित्यनाथ जी, पहली बार मैंने उनको वहीं देखा। और कई कुछ विवाद हुए, कुछ नहीं हुए, तमाम चीज़ें हुई। कई मैंने इनके कार्य आचरण देखे, कई बातें देखी। अब वो पुरानी बात है, ये बात है सन 94 से 96 के बीच। उस दौरान ये एकदम युवा थे। अच्छा। और मुझे जहाँ तक याद है जब मैं सेवा में वहाँ पर तैनात हुआ, उस समय इनके जो गुरु महाराज थे, बड़े महाराज जी उनको उस समय कहते थे। इनको बात उस समय शायद मेरे आने के कुछ दिन बाद ही शायद ये महाराज नियुक्त हुए, महंत और छोटे महाराज। तो वहाँ पर मैं करीब 2 साल रहा गोरखपुर में। उसके बाद एसपी सिटी के पद पर मेरी पदोन्नति हो गई, मुरादाबाद चला गया, लगभग साल भर रहा। और जो पहला स्वतंत्र चार्ज जिसको पुलिस अधीक्षक का बोलते हैं, एसपी का बोलते हैं, जो पुलिस विभाग के लिए एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है, स्वतंत्र दायित्व माना जाता है, और जिससे मैं कह सकता हूं कि आईपीएस की सेवा जैसे आईएएस की सेवा ज़्यादातर जिला मजिस्ट्रेट के पद से पहचाना जाता है। जिले में जिला मजिस्ट्रेट है। डीएम तो डीएम का बंगला, डीएम का घर, डीएम की गाड़ी, डीएम का दफ्तर वह प्रतीक होता है व्यवस्था का। उसी प्रकार से आईपीएस के लिए भी एसपी ही मूल प्रतीक है, क्योंकि किसी भी जिले में चले जाइए, गोंडा चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, बागपत चले जाइए, पूरब चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, हर जिले में कोई न कोई पुलिस अधीक्षक होता और उसी के बल पे पहचाना जाता है आईपीएस की सेवा को, पुलिस विभाग को भी। कुछ हद तक तो मेरी पहली स्वतंत्र एसपी के रूप में सेवा जो हुई वह पिथौरागढ़ में हुई। अच्छा। जो उस समय उत्तर प्रदेश का था। और मेरे आने के लगभग 3 साल बाद करीब, मुझे जहाँ तक याद है, मैं 97 में एसपी पिथौरागढ़ के पद पे तैनात हुआ था। करीब 6 महीने में एसपी रहा पहाड़ पे। अच्छा। और वो मेरे लिए निश्चित रूप से बड़ा ही यादगार वो पल था। पोस्टिंग थी, अलग किस्म की पोस्टिंग थी, बड़ा शांत अवसर था। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग ललितपुर में हुई, जो उस समय के उत्तर प्रदेश के सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण में, एकदम उत्तर का जिला था और एकदम दक्षिण में जो है लास्ट पॉइंट ललितपुर में चला आया। अच्छा। और फिर इस तरह पोस्टिंग अब आगे पीछे इधर उधर होती रही और मैं अपनी सेवा करता रहा। बतौर एसपी
एसपी भी, डीआईजी भी, आईजी भी, जहाँ जो अच्छा। सेवाएं में मान लीजिए जब आप इसी विभाग में रहे, जब आप पुलिस अफसर थे तो आप एसपी और डीआईजी और आईजी ही बनते, तो मैं बनता रहा कहीं यहाँ कभी वहाँ, कभी फील्ड पोस्टिंग, कभी नॉन फील्ड पोस्टिंग, कभी इंटेलिजेंस, कभी विजिलेंस, कभी ट्रेनिंग, अलग अलग भी जहाँ भी विभाग में पोस्टिंग हुई मैं अपनी सेवाएं करता रहा। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जो थोड़ा सा लोगों की जानकारी चाहिए, क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसके कम मार्क्स आए, तो उस हिसाब से क्या मतलब आईपीएस में भेजा जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि जो सिविल सेवाएं हैं, मैं अपने समय की पूरी तरह जानता हूं, क्योंकि सिस्टम कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। मैं अभी का बिल्कुल 100% नहीं जानता, लेकिन जिस हद तक जानता हूँ, मेरी जानकारी उस समय तो यही थी कि जो इस सेवा का नाम, जो परीक्षा का नाम है, उसका परीक्षा का नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हाँ। सिविल सेवाएं परीक्षा, अर्थात सिविल सेवाएं जिनको मानी जा रही हैं, उनमें जो सर्वोच्च सेवाएं मानी जाती हैं आमतौर पे, उनको क्लब करके, इकट्ठा करके उनकी एक परीक्षा ले ली। अच्छा। यानी उसमें कई सेवाएं हैं, जैसे आईएएस, जिसको मैंने कहा जो सिरमौर मानी जाती थी और शायद अभी भी सिरमौर मानी जाती है सेवाओं की। इंडियन फॉरेन सर्विस, वह भी शुरू से ही सर्वोच्च सेवाओं में थी। फिर आईपीएस होता था, अभी मेरे ख्याल से शायद यही है। अच्छा। फिर कस्टम्स विभाग, जो कस्टम अफसर हो गया, इनकम टैक्स के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। फिर रेलवे की तमाम सेवाएं थी, रेलवे ऑडिट अकाउंट सर्विस था, रेलवे पर्सनल था, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके अलावा फिर आपको डिफेंस, स्टेट डिफेंस सेवाओं में भी कुछ इस सेवाओं से जाते हैं, जो कि इनके संपदा विभाग का काम देखते हैं। पोस्टल विभाग में जो इसी सेवा से जाते हैं, ऑडिट अकाउंट विभाग में इससे जाते हैं, जो सेंट्रल ऑडिटर जनरल, सेंट्रल सीएजी के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा सूचना, भारतीय सूचना सेवा में जाते हैं, जिससे आपके जैसे संचार वगैरह की जितने हैं, प्रसार भारती में और जगहों पे उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो तमाम अन्य सेवाओं में लगभग सभी सेवाओं के जो सर्वोच्च, सभी विभागों की जो सर्वोच्च सेवाएं हैं, उनको कंबाइन करके एक सेंट्रल सिविल सर्विस परीक्षा ली जाती है। अब इन परीक्षाओं में जो एक औसत लोगों के मन में, जिसको कह सकते हैं मार्केट कंसेप्ट, एक मान्यता है, यह सेवा उच्चतम है, ये उससे नीचे है, ये उससे, एक कंसेप्ट है जी। कई बार यह कंसेप्ट कोई लोग मानते हैं, कोई की अलग अलग, कोई कहता है रेलवे अच्छा है, तो कोई कहेगा कि इनकम टैक्स अच्छा है, कोई कहेगा इनकम टैक्स अच्छा है, कोई कहेगा कस्टम अच्छा है जी। ऐसे भी लोग हैं जो इनकम टैक्स की जगह पुलिस में आते हैं, तो कुछ बहुत ऐसे हैं जो पुलिस छोड़ के इनकम टैक्स में जाते हैं। तो दो चीजें हो जाती हैं, एक मेरिट, एक चॉइस। अच्छा। तो नतीजा निकलता है मेरिट कम चॉइस। आपकी मेरिट क्या है, जैसे आपकी हैसियत क्या पाने की, और आपने चॉइस क्या लिया है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑल इंडिया टॉपर है परीक्षा का, नंबर 1 पे मान लीजिए, और उसने आईपीएस को अपनी पहले चॉइस दे दिया, तो उसको आईपीएस मिल जाएगा, क्योंकि चाह भी रहा है, हैसियत भी है। अगर दूसरे आदमी के कोई मान लीजिए 150 रैंक आया है, उसका चॉइस आईएएस है, लेकिन मात्र 100 लोग ही आईएएस ले सकते हैं, तो उसको आईएएस नहीं मिलेगा। फिर देखा जाएगा भाई तुम किसमें अटक रहे हो, तो सेकंड चॉइस वो खाली है कि नहीं, थर्ड चॉइस। इसी प्रकार से मेरिट कम चॉइस के हिसाब से आपकी परीक्षा में परफॉर्मेंस क्या रहा और उसमें वैकेंसी कितनी है, उसके हिसाब से एक निर्णय हो जाता है कि आप किस सेवा के योग्य पाए गए। अब देखिए, मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, जो भी साथी इन परीक्षाओं को देते हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, अपने लिए भी कहूँगा, सबों के लिए कहूँगा कि सब के बाद भी इन परीक्षाओं में किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, वह बहुत ज़्यादा और शायद सबसे ज़्यादा भाग्य पर ही आधारित है, क्योंकि
ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति एक बार बहुत खराब किया, फिर बहुत खराब किया, और फिर बहुत अच्छा कर गया, बहुत खराब किया। इसलिए यह कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि कोई आदमी हर बार अच्छाई करेगा, खराब करेगा। और कहने का मेरा अर्थ है कि इसीलिए कि मेरा परीक्षा में हुआ, मेरा परीक्षा में नहीं हुआ, उसके नाम पे आदमी अपने लिए धारणा बना। खास करके जिनका, क्योंकि होने वालों की संख्या, अब आप देखिए आज की तारीख में, इस समय जो कुछ दिन पहले सिविल सेवा की प्रिलिमिनरी प्राथमिक परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, मेरी जानकारी में करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अच्छा। और करीब 6 लाख लोगों ने फॉर्म दिया, परीक्षा दिया, जहाँ तक मुझे याद है। और 6 लाख में लगभग 10,000 को मेंस की परीक्षा के लिए चयनित किया, 10,000। यानी कि 6 लाख में मात्र 10,000, यानी कि 60 व्यक्ति में एक व्यक्ति को चुना। समझ लीजिए कि 1 से 1.5% लोग चुने गए, बाकी लगभग 99%, 88.5% लोग छांट दिए गए। अब कल को उसमें कोई भी हो सकता था। अभी भी इनके 2 स्टेज हैं। अभी इनकी मेन परीक्षा होगी, मेन परीक्षा में मात्र 10-1200 लोग चुने जाएंगे, फिर उसमें आधे छांट किए जाएंगे। तो अब इसमें कौन कब छट जाए, कंपटीशन ऐसा है, संख्या आने वालों की इतनी है और चयनित होने की इतनी है कि कोई यह निष्कर्ष निकाल देना कि जो चयनित हुआ वो सुपर हीरो है और जो फेल हो गया वो बेकार है, मेरी निगाह में पूर्णतया गलत है। और यदि कोई आदमी ऐसी धारणा पाल लेता है, अपने आप को इसके लिए तकलीफ देता है, तो वो निश्चित रूप से उसका अपना नुकसान समझिए। और यह इस परीक्षा का मेरी निगाह में एक सबसे खतरनाक पहलू है कि जिनका भाई वो जो छोटी सी संख्या, जो चंद हथेली गिनने वाले लोग हैं, उनका हो गया, वो तो बम हो गए, अब राजा हो गया, फला हो गया, जो भी हो गया। जो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें से कई लोग, कुछ तो वास्तव में ऐसे हैं जिनका कभी नहीं होगा, वास्तव में छटने लायक है, एक बड़ी संख्या है जिनका हो सकता था, ए का हो गया, बी का नहीं हुआ, अंतर मामूली है, या यह भी संभव है कि जिसका हो गया उससे नहीं होने वाला बेहतर है। लेकिन इनमें से कई ऐसे होते हैं जो उसी रिजल्ट को दिल से लगा के, जैसे कोई लड़की किसी प्यार को ठुकरा देती है तो कई जान दे देते हैं। सही। भाई वही अभी नहीं सोच पाते कि एक लड़की जैसे कहता है, जैसे कई लोग नहीं कहते हैं कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कई लड़के कहते हैं कि भाई तू नहीं थी तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिल जाएगा, मैं जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं दूंगा। ऐसे भी लड़के होते हैं, ऐसे भी होते हैं बेचारे जो एक लड़की के चक्कर में जो है जिंदगी खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, कूद के मर जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से एक अच्छी संख्या, बड़ी तो नहीं, एक अच्छी संख्या में, ठीक ठाक संख्या में ऐसे साथी हैं, ऐसे लड़के हैं जो इन परीक्षाओं के परिणामों को दिल से लगा लेते हैं। और जिसका खतरनाक पहलू ये होता है कि उनके भविष्य के सारे दरवाजे वो अपने हाथ से बंद कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस परीक्षा को इस गलत ढंग से दिल से लगा के अपना भविष्य बर्बाद न करें। परीक्षा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर असफल हो जाए तो अपना खुद ही जो है ना सर्टिफिकेट न लिख दें कि मैं गधा हूँ, और लिख के न टांग लें कि मैं गधा हूँ, और उसके नाम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करें। ऐसे लोगों को जो ऐसा कर रहा है, मुझे ये कहने में कोई रही तकलीफ नहीं है कि वो वास्तव में गधा है, जो खुद को गधा मान ले रहा है और अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। एक एग्जाम्स या मार्कशीट आपकी योग्यता को निर्धारित कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा इतना ही कहना है। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आप पुलिस विभाग में रहे हैं और काफ़ी चैलेंजिंग, मुश्किल भरा कार्य होता है, इसमें सीधे आप जनता के बीच में जाते हैं, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहते हो हमारे इस मंच पे? देखिए, पुलिस विभाग में अपने लंबे जीवन के समय मैंने कई ऐसे वाक़या हुए जो कि अचंभित करने वाले थे और जो चैलेंजिंग भी थे।
खतरे भी कई बार हो गए। जी। ऐसे भी अब मान लीजिए, अब मैं आप कह रहे हैं तो मुझे गोरखपुर का ही, जब मैं नई नौकरी में था, मुझे एक दृश्य कहिए, घटना कहिए, याद आ जा रही है। वो चुनाव का समय था और वहाँ गोरखपुर में भटहट का इलाका है। भटहट से थोड़ा आगे कोई एक गांव था, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ। वहाँ मैं अपनी ड्यूटी पे था, नई नई नौकरी ड्यूटी थी, और मैं वहाँ चेकिंग के लिए गया था। एक गांव पे मैं उतरा। कौन सा रैंक था आपका? मैं बिल्कुल नया था, एएसपी बोलते थे। अच्छा। असिस्टेंट एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक, सीओ रैंक सीओ जी। था। तो जैसे मैं उस गांव में गया, उस समय हम लोगों को सीआरपीएफ की छोटी छोटी टुकड़ियां दी गई थी। हमारे साथ 6 या 8 लोग थे। अच्छा। वो भी साथ आए। अब दुर्भाग्य यह था कि जो सीआरपीएफ के जवान थे वह यहाँ आने से पहले कश्मीर से आए थे, यानी उनको कश्मीर में ड्यूटी थी चुनाव की। तो कश्मीर का उस समय कुछ अलग माहौल रहा होगा, या उस समय उनको अलग शिक्षा दी गई होगी डील करने की। तो वहाँ पर टफ रहा होगा, पत्थरबाजी वगैरह की कुछ समस्या आई होगी, नहीं होगी, जो भी है। उत्तर प्रदेश ऊपर से पूर्वांचल जो है वो संवेदनशील है, और पूर्वांचल में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाषा वगैरह को लेके बहुत संवेदनशील हैं लोग। किसी को तुम कह दीजिए तो वो उखड़ जाता है। आप की जगह तुम कह दीजिए तो उसे, पश्चिम में तुम नहीं तुम कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं, यहाँ पर तुम कह दीजिए, आपके 10 खून जो है माफ, लेकिन तुम कह दीजिए उखड़ भी जाए, उखड़ जाता है। सही। या किसी को लग जाए, मैंने हेठी हो गई हमारी, हेठी के नाम पे नाक वहाँ पर बड़ी ऊंची रखना जरूरी है, गरीब हो अमीर हो। अब वहीं पर ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरे साथ जो जवान थे, उसमें एक जवान ने वहाँ पर जो कोई व्यक्ति था उसको ऐसे करके धक्का दे दिया, उसके जो है कालर पकड़ के कोई धक्का दे दिया। कोई मंच पे लगा हुआ था, सॉरी कोई लाइन में लगा हुआ था, लाइन में था, वोट डालने की तैयारी कर रहा था, उसको यूँ धक्का दे दिया। अच्छा। और दुर्भाग्य से वो ग्राम प्रधान निकल गया उस गांव का, उसे लग गई हेठी। अब पूरा गांव जो है वो मतलब एकदम से उत्तेजित हो गया। अच्छा। और ये पहला ही था, अभी पूरी बात नहीं थी। जब तक वो गांव थोड़ा उत्तेजित होता तब तक सीआरपीएफ वाले ने फायर कर दिया। अच्छा। और पता नहीं उसने कहाँ क्या फायर किया कि एक के, मुझे भी याद है, पाँव से झरझर झरझर खून जो है बहने लगा। मुझे तो लगा कि मतलब जब उसके बाद ऐसी विषम स्थिति हो गई कि मुझे लगा, और गांव में फिर संख्या उधर से भी लगा, हमें लगा कि बड़ी घटना घटेगी, क्योंकि यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो कि कोई फायरिंग करने की नौबत हो। अच्छा। अभी वो उत्तेजित ही हो रहे थे, अभी वो केवल अभी बाह चढ़ा रहे थे, कुछ किया नहीं था। उसमें उसको धक्का मारा था, उत्तेजित हो रहा, इसने उसे पहले ठास कर दिया और पाँव में गोली लग गई। बड़ी अजीब स्थिति जो है पैदा हो गई, बहुत ही अजीब। उसके बाद तो मुझे लगा कि चूंकि हमारे साथ के लोग नहीं थे, सीआरपीएफ के थे, बाहर से थे, और वो जो है उसी भ्रम में थे कि वो जो है कश्मीर कहाँ का और पूर्वांचल को एक तराजू पे तोल रहे थे, हालात बिगड़ जाते। मैंने पहले उनको वहाँ से विदा किया कि ऐसा ना हो कि कोई भी मान लीजिए पथराव कर दे, वो फिर फायर कर दे, सीने पे मार दे, दिक्कत हो जाए, 1-2 मौत हो जाए तो बड़ी घटना हो जाएगी। क्योंकि इंसानी मौत की, इंसानी जिंदगी की कीमत होती है, मौत बड़ी घटना होती है। पुलिस कर दे तो और बड़ी घटना होती है। तो मैंने उनको जो है उनकी जो गाड़ी मिली हुई थी उसमें बैठा के विदा किया। फिर उसके बाद हम लोग चंद ही कुछ लोग पुलिस वाले बचे, और वह बड़े उत्तेजित थे। अच्छा। और उसमें उस दिन मैंने यह देखा कि मुझे एक गनर मिला हुआ था सुरक्षा करो। मैंने सीआरपीएफ के जवानों को विदा किया। उसके बाद मेरे पास मुट्ठी भर ही पुलिस वाले बचे, और मुझे याद है उसमें एक हमें जो एक गनर मिले थे, वह भी एक अपने आप में एक अजूबे व्यक्ति थे। वो कुछ ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते थे, ऐसा था। तो जब मैंने देखा, जब वहाँ पर जब वो सीआरपीएफ वाले चले गए, हम लोग कुछ ही संख्या में बचे, तो वह सारे लोग मुझ पर टूट पड़ने को, एक प्रकार से मुझे चिथड़े कर देने को मेरी तरफ आए, रश किया उन लोगों ने। अच्छा। तो मैंने देखा कि मेरा गनर कहाँ है, मुझे बचाएगा कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि वो दूसरी तरफ आराम से अपना बंदूक लिए वो पान चबाते थे, जिसको कहते हैं
पान पराग टाइप की चीज, वो अपना आराम से, मैंने देखा कि यार ये तो अच्छा आदमी है, मैं पिट रहा हूँ और वहाँ आराम से जो है हाँ। वो अभी देख मुझे पिटते हुए देख रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए मुझसे गलती हुई, अब तो मैंने क्षमा मांगी, तो वो लोग मान गए। अच्छा। मैंने जब मैंने स्पष्ट कहा कि गलती हम लोगों की है, ऐसे हालात हम्म। नहीं बनने चाहिए थे, हम लोगों ने गलती की, सीआरपीएफ वालों ने गलती की, वो हालात नहीं समझ पाए, तो वो मेरी बात माने भाई। हाँ। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, किसी तरह से मामला टला। अच्छा। लेकिन यह जो दो बातें हुई वह मुझे हमेशा मेरे जेहन में रहती है कि पुलिस विभाग की नौकरी में कब हालात कैसे हो जाए वो नहीं जानता। और अब आप उसी गोरखपुर के एक दूसरी, मैं आपको चूंकि जब आप चर्चा कर रहे हैं तो एक गीडा, वहाँ अब तो गीडा इंडस्ट्रियल हो गया है, इंडस्ट्रियल एरिया, उस समय बिल्कुल खाली था, बल्कि मेरे समय में ही लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा। और वहाँ पर बल्कि मुझे आज भी नाम याद है, किसान नेता हुए उस समय दिवाकर सिंह करके, और एक मिस्टर यादव करके कोई थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। तो एक बड़ा एक किसान आंदोलन उस समय शुरू हो गया था, और उस आंदोलन को लीड कर रहे थे दिवाकर सिंह, और गांव वाले सब उनके साथ हो गए। मुआवजे को लेके विवाद था। उस जगह का की ऐसी ये घटना मुझे याद है कि वहाँ पर भी इधर हम लोग थे, उधर गांव वाले थे, और बिल्कुल आमने सामने पथराव चल रहा था। स्थिति बड़ी विषम थी। एक कोई सिपाही था, शायद मेरे हमारी यूपी पुलिस का था या पीएससी का था, मुझे याद नहीं, लेकिन उसने बहुत तेज शराब पी रखी थी, यह मुझे याद है। और उस मूर्ख व्यक्ति ने, वह जैसे बिल्कुल पथराव चल रहा, करीब 300 मीटर की दूरी पर दोनों रहे होंगे, हम इधर छिपे हुए, वो उधर छिपे हुए, बिल्कुल समझिए बैटलफील्ड था। अच्छा। अब वह पिए हुए था, वह अपना राइफल निकाल के, जो वो अपनी दुनिया में था भाई, शराब के नशे में, वो जो है खड़ा हो गया और राइफल निकाल के ऐसे जा रहा था, बिल्कुल मार दूंगा करते हुए, और समझिए पथराव उधर से हो रहा था। वो सामने बिल्कुल जो उसे अपनी जान की परवाह कुछ नहीं थी, और वो ऐसा साफ लग रहा था कि अब ये मार डाला जाएगा, पत्थर वगैरह इस पे लगेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से हमारे कुछ साथी जाके उसको दबोच के लाए, और वह उनसे उलझ गया कि अभी जा रहा हूँ मारने, यह बिना सोचे कि भाई तुम मार नहीं पाओगे, पत्थर में मारे जाओ। तो किसी तरह से हम लोग लाए। वो घटना भी मैं भूल नहीं पाता, खास करके इन निगाहों से कि पुलिस विभाग की नौकरी निश्चित रूप से कठिन सेवा है। हालात कब बिगड़ जाएं, किस तरफ चले जाएं, मौके को कौन सा रंग दे दिया जाए, इसकी संभावना हमेशा जो है खतरे की संभावना रहती है। मुझे तकलीफ इस बात से होती है, पुलिस देखिए, अब अगर मान लीजिए हालात बिगड़ रहे हैं तो आप बुद्धिमत्ता से काम लें, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल। तकलीफ तब होती है जब पुलिस वाले जानबूझकर सुनियोजित ढंग से कोई कमीनापन, कोई षड्यंत्र, कोई गुनाह करते हैं। ऐसा कुछ भी, अच्छा। मेरी फितरत कभी नहीं रही ऐसा कुछ करने की, लेकिन मैंने हमेशा जाना, सुना और समझा कि पुलिस विभाग में कई लोग अपने पद का, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए गुनाह करते रहे, जिसका मैं हमेशा से विरोधी रहा, सेवा में भी रहा, आज भी हूँ। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब पुलिस को अपरिमित अधिकार मिले हैं तो उसे गुनाह नहीं करना चाहिए, उसे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता का या नेताओं का कितना प्रेशर रहता है, किस हद तक? उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरह से सत्ता के सामने घुटने टेकी रहती है, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं नई सेवा में था, तब तो जो नेता वगैरह हैं सिफारिश ही करते थे, दबे हुए आते थे। अच्छा। दबे भाव से आते थे, अपनी बात कहीं चले गए। लेकिन समय के साथ उनकी जो उनका तेवर, उनका तैश, उनकी डिमांड बढ़ती गई। और जैसे मुझे याद है, मैं बलिया में 2 बार एसपी रहा। पहली बार जब रहा तब तो उससे उतने बदतर हालात नहीं थे, करीब 10 साल बाद मैं घूम के फिर वहीं आ गया। और तब जब मैंने देखा कि एक बार मैं बैठा था उस समय, और सारे पार्टियों की तो यही स्थिति थी, यद्यपि इस समय की सरकार और बदतर ही कही जाएगी, लेकिन लगभग सब जगह बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की सरकार थी।
मुझे याद है बसपा के कुछ नेता उस समय मेरे पास आए और उन्होंने कहा साहब ट्रांसफ़र करना है थानाध्यक्षों का। हमने कहा कर दूंगा मैं, नहीं मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। तो हमने कहा कुछ मौका दीजिए, कर दूंगा। बोले नहीं जल्दी करना है। और सब साहब उस समय साथ सरकार बदली थी तो पहले वाले थे और वो अच्छे नहीं थे, सब जो है गलत गड़बड़ लोग थे, हमारे लोगों को आना है। हमने कहा कर दूंगा। फिर वो आए और वो एक लिस्ट लेके आ गए। बोले साहब ऐसा है कि हमने सोचा कि आप कहाँ मेहनत करेंगे तो हम पोस्टिंग की एक लिस्ट ही आपको ले आ दिए हैं। अच्छा। इस पर ऐसा कीजिए, इसको साइन कर दीजिए, इसको जारी कर दीजिए। अच्छा। तो आपकी भी बचत हो जाएगी, कि आपका भी समय बचेगा और काम भी हो जाएगा। हमने कहा देखिए दादा ऐसा है यह नहीं हो पाएगा, आप लिस्ट रख दीजिए। और ऐसे कैसे मान लीजिए आप लिस्ट ला के लाएंगे तो केवल अंगूठा अगर मुझे लगाना होगा तो फिर तो कोई भी लगा देगा। इस पर मुझे एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर। तो वो नाराज हो गए, फिर वो चले गए भैया तो ठीक नहीं है। जिससे मुझे महसूस हुआ कि स्थितियाँ धीरे धीरे कितनी बिगड़ती गई। पहले जो सिफारिश होती थी अब वो लिस्ट सहित कि ए बी पे यहाँ साइन केवल करिए, साइन करना। और यही नहीं कि थाना ए से थाना बी, यहाँ तक कि कौन पुलिस लाइन जाएगा उसका भी निर्णय। अच्छा। तो और अभी मैंने सुना है कि अब और ज़्यादा हालात खराब हो गए हैं। तो निश्चित रूप से नेतागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के समय आप देख लीजिए विपक्षी नेताओं पर रोज मुकदमे, पत्रकारों पे, आलोचकों पे, निंदकों पे, सही बात कहने वालों पे, विपक्षी दल के नेताओं पर तत्काल FIR। सरकारी दल का जो कोई व्यक्ति है यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है रोज दुनिया भर की अपशब्द कहे, गाली गलौज करे, जो भी करना है करे, जो मन सो करे। थाने में घुस के पीटे, दरोगा को गाली दे, वो बिल्कुल जो है आज़ाद है। एक चीज़ देखा गया है कि नए सरकार का जब भी गठन होता है, नए सरकार बनती है तो बोलते हैं कि आमतौर पे ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। ये इसका तय में कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है? देखिए इसके 2-3 कारण हैं मेरी समझ में। एक कारण तो यह है कि जो पुरानी सरकार में अफसर होते हैं, एक सरकार चल रही है, मैं विपक्ष में हूँ। जब मैं तो ये सच्चाई है कि जो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में अफसर रहते हैं, अच्छा, उनको जैसे मान लीजिए उस छोटी छोटी चीज में भी, जैसे एक ही समय में अगर 2 नेता पहुंचेंगे, एक सत्ताधारी का एक विपक्ष का, सत्ताधारी को बुला लेगा, विपक्ष को वहीं बैठा लिया। अब ये यहाँ बैठा कूट रहा है, उसके लिए अंदर जो है क्या बोलते हैं चाय भी आ रही है, समोसा भी आ रहा है, और जो है वो गुलाब जामुन भी खा रहा है, हंसी ठट्टा भी हो रहा है, प्राथमिकता मिल रही है उसे, प्राथमिकता हर तरह से और कई बार बड़े भद्दे ढंग से। अब ये यहाँ बैठा कूट रहा है, कोई बुला रहा है, इसके जो है इसकी जलालत वलालत चल रही है। भाई अगर आप कहीं किसी भी आदमी के लिए आप मेरे पास आए, आप तुरंत आ गए, मैं आपको 1 घंटा बाहर बैठा देता, आप ऐसे ही कूट जाते। किसी भी इंसान की एक फितरत होती है, उसकी एक तरह से उसका समझिए कि उसके अहम पर ठेस होता है। तो आपने उसका अहम खत्म कर दिया। तो जब सरकार बदली तो पहला तो उसने कहा कि अब देखता हूँ तुम्हारी जो है तो एक तो ये पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा पॉइंट यही छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद काम को भी लेके उसी दौरान व्यवहार में भी और काम में भी एक आए जो सत्ताधारी वाले उसका गुनाह का भी काम कर दिया। तो यह चीज लगते रहा। अब उसमें मजेदार बात यह है कि SP जो देवरिया में है या DM जो देवरिया में है, उससे देवरिया का ही विपक्षी दल का चढ़ाव होगा। जब वो बहराइच चला जाएगा तो समझ लीजिए जैसे कि पुनर्जन्म होता है, उसका पुनर्जन्म हो गया। अब वो वहाँ नए पार्टी के सत्ताधारियों की सेवा करेगा एक तरह से। तो यह भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गया। बहराइच वाला वहाँ चला कि जो बहराइच वाला पहले इनकी लालच बरामद कर रहा था, अब वो देवरिया में सत्ता वालों को खुश रखेगा। और देवरिया का वही DM अब बहराइच में नई सत्ता वालों को खुश रखा है, इसलिए बदला कुछ नहीं। देवरिया वाला भी खुश और बलिया वाला भी खुश। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो जो है यही होता है, क्योंकि उसमें मुसीबत इनकी है कि अफसर लगभग उतने ही हैं और कुछ पद तो हैं, जैसे पुलिस में कुछ ज़्यादा पद हैं और IAS में तो और भी कम। IAS में तो लगभग सारे ही पद महत्वपूर्ण हैं, जो IAS को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है
कि भाई अगर आप जैसे डीएम देवरिया से हटा के अगर आप विशेष सचिव किसी विभाग में भी बना देंगे तो ऐसा नहीं कि वो सड़क पे आ गया, उसकी अपनी ताकत है। भाई लाखों करोड़ों का बजट वो देख रहा है। उसके अलावा तमाम निदेशालय हैं, आपको डायरेक्टरेट का मालिक बन गया, पता लगा पूरा पूरा एक विभाग देख रहा है पूरे प्रदेश में। हम शिक्षा डायरेक्टरेट बन गए, मान लीजिए फला के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर बन गए, तो हम पूरे पूरे प्रदेश में सूचना के मालिक हो गए। तो इसीलिए श्रम आयुक्त बन गए तो श्रम के हो गए, खाद्य के बन गए तो खाद्य के हो गए। तो IAS वालों का तो और भी कोई झटका नहीं लग पाता ये यहाँ से वहाँ। और IAS और IPS अफसर की जो बदमिजाजियाँ भी जो हैं, जो बदसलूकियाँ भी हैं और बदमाशियाँ भी जो हैं, उसका भी एक बड़ा कारण ये है कि उनको जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि अब ये 30 साल 35 साल के मालिक बन गए। 2-3 शब्द होते हैं, निलंबन और बर्खास्तगी जिसको बोलते हैं, कि उसको निलंबित कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, ये होता क्या है दरअसल? देखिए, लाइन हाजिर शब्द तो खैर केवल पुलिस विभाग में और वो भी मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश में चलता है ये लाइन हाजिर शब्द। अच्छा। और मैं पहले इसी को बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है और ऐसा नहीं इसका प्रयोग मैंने भी किया। यह प्रयोग एक प्रकार से ठगी का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रकार की एक ठगी है, मैं जितना मैं समझ पाया हूँ। और इसीलिए हम लोग जब भी कोई ऐसा अवसर आता था जब जनता भी नाराज है और अपने अफसर को भी बचाना है तो हमने उसको लाइन हाजिर कर दिया। अच्छा। लाइन हाजिर का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे मैं आप सिद्धार्थ नगर में इटवा थाना है मान लीजिए। हाँ। कोई इटवा थाने में तैनात है, वहाँ कोई बवाल हो गया और कोई ऐसी बड़ी गलती, चूंकि पुलिस जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो 2 बवाल मैंने बताया। हाँ। कई बार पुलिस की गलती नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग की भी गलती होती है, कोई शासन नहीं होता है, कोई जानबूझ के नहीं होता है। हाँ, हो जाता है, गलती हो जाती है क्योंकि इंसानी फितरत को कोई पढ़ नहीं सकता। तो ऐसा कुछ अगर हो गया जिसमें कि इसकी कोई गलती भी नहीं है और गलती भी हो गई, बिना गलती के गलती हो गई तो इसको भी बचाना है, जनता को भी खुश करना है, तो SP बोलेगा अब हमने इसको लाइन हाजिर कर दिया। मतलब हमने उसको इटवा थाने से उठा के पुलिस लाइन सिद्धार्थ नगर में डाल दिया। तो अब वो वहाँ से उस थाने से उठा, यहाँ से उसने अपनी रवानगी करा ली और जाके सिद्धार्थ नगर पुलिस लाइन में अटैच हो गया। फिर उसके 2-4 दिन बाद पता लगा वो दूसरे थाने में चला गया, आपके यहाँ खेसरा है या कौन जो है, वहाँ चला गया। तीसरे थाने में सेम पोस्ट पे वस्तु की जगह सिपाही है, दरोगा है, वो वही रहेगा। अच्छा। तो उसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी खत्म हो गई, जनता भी खुश हो गई। तो वह एक छोटा सा ट्रांसफर मात्र है और कुछ नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उसका पब्लिक इम्पैक्ट, क्योंकि लाइन हाजिर शब्द अपने आप में कई बार निलंबन और बर्खास्तगी से भी वजनदार है। इसमें 2 शब्द हैं, लाइन हाजिर, और आदमी कई बार समझ नहीं पाता। अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट जब तुम्हें कहिए कि लाइन, क्योंकि मैंने भी बहुत बार प्रयोग किया और यह निलंबन से भी ज्यादा इसका असर पड़ता है। आदमी सबसे ज्यादा कुछ लाइन हाजिर पे ही होता है। कुछ क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्या उसके भविष्य में? कुछ नहीं है, कुछ शब्द इस तरह का है। अच्छा। इस शब्द से जो ध्वनि निकलती है वो ऐसी लगती है कि जैसे किसी को आपने औकात पे ला दिया। अच्छा। क्योंकि तो यह शब्द का खेल ऐसा है, लाइन हाजिर। आप निलंबन कहिए तो उसमें वह वजन नहीं दिखेगा जो लाइन हाजिर में दिखेगा। अच्छा। तो मैंने इसका कई बार प्रयोग करते, यह व्यवहारिक बातें हैं। कई बार आप लाइन हाजिर, जबकि लाइन हाजिर में आप उसको न्यूनतम सजा दे रहे हैं, लेकिन शब्द क्या जो है उसका असर ज्यादा हो रहा है। लोग संतुष्ट हैं कि इसको देखो, इसने बदमाशी की, इसको हमने लाइन हाजिर करा दिया, क्योंकि वहाँ पता नहीं कि 2 शब्दों का वजन बड़ा तगड़ा लगता है। अच्छा। और निलंबन में वास्तव में उसको परेशानी होती है क्योंकि उसमें तनख्वाह आधी हो जाती है। अच्छा। तो निलंबन असली परेशानी का, और बर्खास्तगी में तो सेवा ही खत्म हो गई, तो बर्खास्तगी के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। निलंबन में एक आदेश देना पड़ता है, निलंबित करने का विभागीय आदेश। उसमें आपकी तनख्वाह आधी हो जाएगी, फिर उसमें आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। लाइन हाजिर में ना कुछ जांच, उसमें हद लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, 2 लाइन का एक आदेश आपने बना दिया, जाओ पुलिस लाइन जाओ। यहाँ तो ज्यादातर मुझे लगता है कि अफसर
अफसर भी उसका ज़्यादातर प्रयोग ऐसे मामलों में करते हैं जहां उनको यह लग जाता है कि इसकी कदाशयता नहीं थी, लेकिन इसको यहाँ से हटाना जरूरी हो गया है। पब्लिक सेंटीमेंट को देख। पब्लिक सेंटीमेंट पुलिस में, जैसे नेता पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता, पुलिस भी पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस के साथ लॉ ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण मामला जुड़ा हुआ है, और लॉ ऑर्डर लगभग पूरी तरह पब्लिक सेंटीमेंट का मामला है। कई बार उसकी बुनियाद में कुछ नहीं होता है, केवल टच, कभी कोई चीज़ छोटी सी बात समझिए कि जो है बहुत बड़ी हो जाती है, और बहुत बड़ी बात भी अगर सहला के निकाल दीजिए तो सही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो पब्लिक सेंटीमेंट में लाइन हाजिर शब्द का और निलंबन का कई बार उपयोग होता है, कई बार गुनाह करते हैं, ऐसे में लाइन हाजिर नहीं करते हैं अफसर। आमतौर पर जितना मैं जानता हूँ वो सीधे फिर निलंबित करते हैं और कार्रवाई करते हैं। निलंबन में क्या घर बैठा देते हैं? नहीं, घर तो कहीं नहीं बैठना है। निलंबन में यह है कि जहाँ आपके लिए कहा गया वहाँ जाइए, वहाँ अपनी हाजिरी दीजिए, और तनख्वाह आपकी आधी हो जाएगी, वेतन आपकी आधी हो जाएगी। फिर आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी, कोई जांच करेगा, जांच में आपका दायित्व निर्धारित होगा। हो सकता है अगर आपने बड़ा अपराध किया तो आपको सेवा से निकाल दिया जाए, या आपकी तनख्वाह कम कर दी जाए, या आपको कल तक आप दरोगा थे आपको सिपाही बना दिया जाए, हेड कांस्टेबल बना दिया जाए। अच्छा, पनिशमेंट मिलेगा उसमें। मान लीजिए को जैसे एक आईपीएस हैं, तो जो है आफ्टर सर्विस उनकी सेवा जो है, मान लीजिए पूर्ण अपना कार्यकाल पूर्ण की और सारी चीज़ें, उसके बाद उनको क्या वैल्यू मिलती है? देखिए, वैल्यू तो आदमी की कभी होती नहीं है, वैल्यू पद की होती है। हाँ। तो पद नहीं है तो आपकी अपनी जो कीमत है वो आपकी अपनी कीमत है। पद की कीमत पद की, जैसे मान लीजिए मैं कहीं का एसपी था, तो वो मैं थोड़ी था, वो जो पद था वो एसपी का था। एक आदमी को उस पद पे रहना था तो मैं रह रहा था। आज मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, अपनी जो भी हैसियत अच्छी हुई उससे, तो आदमी तो घूम के भाई पद ए, पद बी, पद सी, पद डी पर आदमी तो घूम रहा है, आदमी की उतनी ही कीमत है। मुझे इस पर आप जो कह रहे हैं, तो मेरे एक अफसर थे, मुझसे करीब 15 साल सीनियर रहे होंगे, काफ़ी 20 साल सीनियर रहे होंगे। एक बार उन्होंने एक कहानी बताई थी जो आप कह रहे हैं एमसी पे। वो आईजी जोन उस समय होता था, जो एडीजी वगैरह हो गए, मेरठ के थे, जो ताकतवर पर बनाया था। अच्छा। उनका कहना है कि जब तक मैं मेरठ में था और बड़े सब जो है वहाँ के, जो वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, ये भी मुस्लिम ही थे, और सब आते थे और मुस्लिम भाई वही सब बना के अपना, जो हर क्या होता है, हर जात में हर आदमी अपनी जाति से, कोई अपनी जाति से, कोई धर्म से, कोई स्थान से आदमी गठजोड़ बनाना चाहता है ताकतवर लोगों से, कमजोरों से कोई नहीं बना रहा है। कोई कमजोर कह रहा है कि तुम्हारी जाति का, वो आदमी झटक देता है। बड़ा आदमी है तो हर आदमी कह रहा है कि मेरा है। तो कह रहे हैं कि तमाम वहाँ के मौलाना और ये लोग आते थे, काम बनाते थे, तो उनको लगता था कि सब मेरे अपने हैं। जो मुझे उन्होंने अपने कहानी बताई थी, मिस्टर रिजवी नाम था उनका अफसर का। उन्होंने कहा जब उनका ट्रांसफर हो गया तो उनमें से एक आदमी उनसे मिलने नहीं आया, और बड़े मायूस हुए और बहुत ही दुखी हुए। ट्रांसफर के दिन कोई नहीं आया। ट्रांसफर जब हो गया, ये हो गया कि अब नहीं आने वाला है, कोई चला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनमें से कोई पलट के नहीं मिलने उनसे आया, और वो बड़े ज्यादा मायूस हुए, क्योंकि उनको लगा कि देखो जो मैं बात चर्चा कर रहा था कि मेरी कोई कीमत नहीं, कीमत उस पद की थी, मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद शाम होते होते एक मौलाना आया, तो उनको लगा, और वो आता था पहले भी, तो अच्छा। खुश हुए। वो बोले कि चलो देखो, कम से कम एक आदमी है जो मुझसे, मुझे लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा, रिजवी से प्यार करता था और मेरे लिए आया था, और जो है इससे मुझसे प्यार करता था कितना। तो आए तो उन्होंने उसने कहा कि वो एक चिट लाए हुए था। अच्छा। उसने कहा कि जो भी अपना मान लीजिए कि जो मुस्लिम है उनकी भाषा थोड़ी सी से अलग होती है, अपना अपने सबका भाषा का ये है जी। तो उसने अपने ढंग से कहा कि देखिए यह चिट जो है, जो अगला आईजी आएगा उसको दे दीजिएगा, यह बड़ा जरूरी काम है लाइसेंस का। तो वो मैं जो है उसके बाद वो बड़े सौम्य टाइप के आदमी थे, बड़े जो है
जिसको कहा जाए कि बहुत ही वेल बिहेव्ड आदमी थे अच्छा मिस्टर बिजली। अच्छा। और बोले कि यह सुन के मैं इतना फट गया, इतना फट गया, वो उनके बर्दाश्त नहीं हो पाया। हाँ। तो उन्होंने वो कहे कि मैंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी उसको कि उनको उनको लगा कि किसी ने उनको बिल्कुल जो है नंगा करके जलील कर दिया। बड़े जो है दुखी हुए, उन्होंने कहा कि मैंने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। वो फिर बोले कि वो बोल रहा है कि पता नहीं किस टाइप के आदमी है आप, मैं आपको एक काम करना है कीजिए, नहीं करना है मैं अगले वाले से करा लूंगा। इतने मतलब वो कह के चला गया। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन मैं समझ गया कि मेरी अपनी क्या कीमत है। बताइए। तो मैं समझता हूँ कि यह जो उन पर लागू है सब पर लागू है। कोई समझ जाता है, कई लोग नहीं समझते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कीमत उस पद की है। आज मैं हूँ, मेरी है कला, उसकी है, पर उसकी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं यह बात समय रहते समझ गया था, काफी पहले समझ गया था, लेकिन कई लोग अंत तक नहीं समझते हैं। तो भ्रम वो तो उसी क्षण उसी आदमी को, जाहिर सी बात है कि आदमी को किसी पद से क्यों प्यार रहेगा। पद पे जो व्यक्ति है, पद से काम निकालना है, व्यक्ति से तो आपका निजी लगाव होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन वो इतर होते हैं, पद अलग होता है। बिल्कुल राइट सही। टोटल कितने वर्ष सर्विस किया आपने? मैंने करीब 27 या 28 साल नौकरी की। अच्छा। मुझे जो है जबरदस्ती निकाल दिया गया। हाँ। मैं जबरिया रिटायर्ड अफसर हूँ। मैं जो है अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाया। मुझे इस लायक नहीं समझा गया कि मैं सेवा पूरी करूं। आज भी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, आज भी मेरा करीब 3 साल मेरी सेवाएं, 3 साल लगभग अभी भी शेष है। जब अच्छा। मैं निकाला गया उस समय मेरी करीब 7 साल सेवाएं शेष थी। तो आदित्यनाथ जी को लगा कि मैं नहीं सेवा के लायक हूँ, उन्होंने निकाल दिया मुझे। मैं उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उसको गुनाह मानता हूँ। आदित्यनाथ जी का मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक अपराध मानता हूँ। मैं उसको उनकी ओर से एक पूर्णतया अनुचित कार्य मानता हूँ, निजी व मनस्यता में किया गया काम मानता हूँ। लेकिन वो मेरा मानना है, अभी कानूनी स्थिति यही है कि मैं सेवा से निकाला गया होती हूँ। यह जरूर है कि इसमें जो जबरदस्ती जो बाहर निकालते हैं उसमें पेंशन देते हैं, तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मुझे पेंशन मिल रहा है। अच्छा। एक होता है बर्खास्तगी जिसमें पेंशन कुछ नहीं, तब तो आदमी के चपक लगती है। मैं चूंकि अब श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में जैसे कहते हैं खुद को कि फक्कड़ आदमी हूँ, क्या हूँ, मान लीजिए ये हूँ, तो हमारे मेरे भी कोई बहुत खर्चे नहीं है। तो मुझे जो पेंशन मिल रहा है मैं आनंद से हूँ, अपना सामाजिक काम खुशी आनंद से कर रहा हूँ। लेकिन उस अन्याय का जो मेरे साथ हुआ उसका विरोध कानूनी रूप से लगातार कर रहा हूँ। मुकदमा मैंने किया है, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, उसमें मैं अपना पक्ष रखा है। देखिए ट्रिब्यूनल क्या निर्णय लेती है। अच्छा। जबरिया रिटायर्ड, ये हमने आपके आवास के बाहर देखा। हाँ, मैंने लगा हुआ है। मैं उसको जबरिया रिटायर्ड कहता हूँ, सरकार उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहती है। अच्छा। यानी सरकार का कहना है कि मैं इस योग्य नहीं था कि मुझे और सेवा में रखा जाए। मेरा दावा है कि मुझे जबरदस्ती राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से सेवा से बर्खास्त किया और निकाल दिया गया। मैं उसको गलत मानता हूँ, वो अपना उसको सकारण मानती है, वो मानती है कि भाई तुम उसी लायक से हमें निकाल दिया। तो जैसा कि हमने बहुत सारे पहलू पर वार्तालाप किया, बातें किया, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है लोगों के जानकारी के लिए। एक पॉइंट ये है कि आजकल बहुत एक सब पॉपुलर है, इसके गाने भी बहुत बन चुके हैं, प्रोटोकॉल। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, प्रोटोकॉल आखिर होता क्या? प्रोटोकॉल का तो जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि किस सिस्टम से चीज़ें काम करेंगी। अच्छा। प्रोटोकॉल जो है वो आपको इंटरनेट पे भी होता है कि कोई आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऐसे होगा। हाँ, कोई भी चीज़ जब सिस्टम से काम करेगी, किस सिस्टम में वो चलेगा उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। पुलिस विभाग में बताइए। तो अब उसका जो पुलिस विभाग में या प्रशासन में प्रोटोकॉल का, जिसे वीआईपी संदर्भों में जो प्रोटोकॉल है उसका मतलब है कि वह नियम जिसके तहत किसी व्यक्ति को
क्या क्या चीजें अनुमन्य हैं। ये पुलिस अच्छा। का ही शब्द नहीं है, प्रशासन का है। हाँ। जैसे कोई आदमी, मान लीजिए उदाहरण के लिए, कोई आदमी को राज्य मंत्री बना दिया गया, तो राज्य मंत्री के रूप में उसको क्या क्या दिया जाएगा अच्छा। सरकार की ओर से। एक फला टाइप का एक बंगला दिया जाएगा, इतने निजी सचिव दिए जाएंगे, इतने उसको जो है घर में अनुचर दिए जाएंगे, जो कुछ भी है, इतने उसको सरकारी लाम काफ मिलेगा, इतनी गाड़ियां मिलेंगी, इतने उसको गनर मिलेंगे, कहीं से कहीं जाएगा तो उसे क्या सुविधा मिलेगी, गेस्ट हाउस किस तरह का मिलेगा। इस तरह से शासकीय व्यवस्था में किसको कितना, किस जगह किसको कितना, किस जगह अनुमन्य है, उसको लेके जो नियम बने हैं, नियमावली जो आती है, यह नियम समय सब, यह नियमावली सरकार ही बनाती है, बदलती रहती है। भाई कभी वो जैसे कह दिए कि, कभी कह देगी कि सांसद को 2 गनर दिया जाए, अच्छा, तो उसका प्रोटोकॉल 2 गनर का हो जाएगा। कभी कह देगी कि पूर्व सांसद को भी 2 गनर दिया जाए, कभी कह देगी पूर्व सांसद को कोई गनर नहीं दिया जाए। अच्छा। तो ये हालांकि कोई यह बाइबिल की तरह या कुरान की तरह कोई परमानेंट लिखा दस्तावेज शासन डिसाइड करता है। हालात के समय पे, मूड पे, मौके पर यह बदलता रहता है। यह जरूर है कि पदों पर एक लगभग तय हो गया है कि इस पद पे, चूंकि भाई भले अंत में कोई भी आदमी यदि राजनीति कर रहा है तो बहुत ही कम है जो कि वास्तविक सेवा भाव से कर रहे हैं। सब वही प्रोटोकॉल और वही नोट पानी और वही जो है बेईमानी के लिए कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या में। तो उनके, अगर इसको भौकाल शब्द बोलते हैं, तो जिनके भौकाल ही नहीं मिलेगा, पीछे लाल बत्ती नहीं मिलेगी, पीछे उनके सायरन नहीं मिलेगा, हूटर नहीं मिलेगा, साफा वाला नहीं मिलेगा, गनर नहीं मिलेगा, तो उसको लगेगा भैया हम मंत्री का है तो हुए, हम फला का है तो हुए, तो उसे यह सब चाहिए। इसीलिए कोई आदमी जल्दी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जो बन गया अगला उसको बढ़ाता ही है, घटाता नहीं, कोई नहीं है घटाता, केवल विपक्षियों का है अपना बढ़ाता है। बिल्कुल राइट। जैसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की मुख्य जो सिक्योरिटी होती है, कितने लेयर की होती है, किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। देखिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड है जी, और उनकी जो प्राथमिक सिक्योरिटी है वो SPGP इस समय है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको बोलते हैं जी, और SPG एक्ट से संचालित है। अब यह तय हो गया है कि उनके इर्द गिर्द केवल SPG के लोग रहेंगे, स्थानीय पुलिस वाले नहीं रहेंगे। तो और उसके अलावा पूरा सेट ऑफ ड्यूटी चार्टर हो गया। उसके अलावा इस देश में Z+ करके है, Z है, Y है, X है, कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनाए गए हैं। जो आप प्रोटोकॉल शब्द कह रहे हैं, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, किसको कितना संख्या मिलेगा, कितना बुलेट प्रूफ कार मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन कितने लोगों के साथ चलेंगे, किसको वायरलेस सेट मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, यह सब बना हुआ है। अच्छा। यह जरूर है। हमारा मानना है, हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना का, जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसका मानना है कि हिंदुस्तान में कई लोगों को उनके ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री का ही पद एक ऐसा है। उनके भाई प्रधानमंत्री, अब ये कहने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, कोई ना कोई प्रधानमंत्री रहेगा ही भाई, A नहीं रहेगा, B रहेगा। जैसे वो कह रहे थे कि वो IG नहीं हुए, दूसरा आया तो वो रहने लगा। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को दूसरा आएगा, ये थोड़ी कि नहीं, ये पद तो चलता रहेगा। बिल्कुल। या फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, इससे पहले क्या नाम है उनका, अखिलेश जी थे, वो भी थे, ये भी थे, वो अपनी तारीफ करते हैं कि हम अच्छा चला है, ये अपना गुणगान कर रहे हैं, तीसरा आएगा वो अपने राम कहानी गाएगा। लेकिन जितना सुरक्षा ये लोग अपना लिए हुए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देश के साथ, प्रदेश के साथ अपमान है, देश की रिसोर्सेज के साथ अपमान है, उनसे खिलवाड़ है, क्योंकि इतने की किसी को जरूरत। और यह कहना कि केवल श्री नरेंद्र मोदी या श्री आदित्यनाथ या श्री अखिलेश यादव या श्री फला या श्री जो वहाँ
आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर मान, केवल वही देश के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी लोग नहीं महत्वपूर्ण है, वह पूरी तरह गलत है। क्योंकि हर आदमी, मैं अपने लिए बहुत, मेरे लिए मुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, आपके लिए आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। यह संसार आपके लिए तभी तक है जब तक आप हैं। बिल्कुल। मेरे लिए संसार, ये टीवी, ये रेडियो सभी तक है जबकि आप हैं। तो यह जो कंसेप्ट ला दिया है कि इन्हीं की भाई सुरक्षा तुम्हारी होनी है, जान हमको गंवानी है, यह मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एक उल्लू बनाने का छलावा है, जिस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और खास करके जो बड़े लोग हैं, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी दिन भर बातें बहुत लफाजी करते हैं, अपनी सुरक्षा की जब बात आती है तो वो लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। आदित्यनाथ जी इतनी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सुरक्षा आप देखिए अकेले चल रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। क्या इसके अलावा इस पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की जान को खतरा नहीं है? उन पर कोई परवाह नहीं है। अगर आप थोड़े से भी बांट दें अपना, तो सैकड़ों घर वालों लोग सुरक्षित हो जाएं। हर आदमी के जान की कीमत है, थोड़ी कि केवल आप ही के और आप ही के और आप ही के जान की कीमत है। तो वीआईपी सुरक्षा पर व्यापक पुनर्विचार की जरूरत है। जैसा कि अभी आप जो है जबरिया रिटायर्ड जो हैं और आप इस समय जो है अपना जन अधिकार सेना बनाए हैं, एक राजनीतिक पार्टी है। तो अभी अगर आपसे ये कहा जाए कि आप देश में क्या बदलाव चाहते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? देखिए, मैं इस प्रश्न के साथ हम लोग की बातचीत जो है समाप्त करूंगा, यह कहते हुए कि जो हमारी पार्टी है, मेरा जो उद्देश्य है जी, हमारी एक छोटी सी पार्टी है और निश्चित रूप से जिस विचार में चलता हूँ, क्योंकि हम किसी को रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, किसी को जो है रसगुल्ले नहीं खिला रहे हैं, किसी को हम मतलब 15 लाख रुपए ले आएंगे तो हम ये कर देंगे वह कर देंगे, कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, जो खरी कह रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग फिर जुट नहीं पाते, उनको भी कहीं ना कहीं एक मानसिकता ये भी हो गई है कि जो 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 मधुर बातें करे उसी तक जुड़िए, जो भी मान लीजिए छलावे उसी की तरफ जाइए। कम लोग आ रहे हैं, लगभग नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। जो पार्टी का हमारा मूल उद्देश्य वह यह है कि पार्टी का ये कहना है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़े। यानी तभी हमने इसका नाम, पार्टी ने इसको आजाद अधिकार सेना रखा। सेना इसीलिए कि एक डिसिप्लिन ढंग से हम चले, एक अनुशासित ढंग से चले, अनुशासन के साथ चले। अधिकार इसीलिए क्योंकि हम अधिकारों की बात करें। अब आप ज्यादातर बड़े नेताओं को देखिए, वो कहेंगे कि वे जनता को अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य जनता करे, मौज नेता करे। उनको जो है, अगर उनके पास 10 सुरक्षा है तो 50 आ जाए, 50 है तो 200 आ जाए। अभी प्रधानमंत्री जी एक अच्छे खासे घर में रह रहे थे, उससे बढ़ा के 1000 करोड़ का घर बनवा लिया उन्होंने एक प्रधानमंत्री के लिए। संसद ठीक ठाक चल रहा था, उसकी जगह एक जो है हजारों करोड़ में एक नया संसद बन गया। पुराने में कौन सी खराबी थी, आपने फर्जी एक नया बनवा लिया। भाई आप राजा है, कुछ भी करने, और आम आदमी जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि आम नागरिक अपने अधिकारों को पहचाने, उसके लिए संघर्ष करे, क्योंकि कोई किसी को दे नहीं रहा है। अधिकार हमेशा छीनने होते हैं और उसके लिए उसको जानना होता है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, तो एक तरह से हम उस बात को अपने पार्टी के माध्यम से, तुम शिक्षित बनो और जो ताकतवर बनो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो, अपने पर विश्वास करो। नेता जो कह रहा, हमारी भी कोई बात न मानो। अगर मैं कोई छलावा दे रहा हूँ तो तुरंत उठा के हमको फेंक दो, लेकिन तुम उनको भी फेंको जो तुमको रोज ठग रहे हैं, रोज जो है तुमको रसगुल्ला खिला दे रहे हैं। अब आप देखिए कि नेता, रोज अखबार में आएगा कि मुख्यमंत्री जी ने 10,000 करोड़ की सौगात दी। कहीं जाएंगे तो 10 योजना का नाम ले लिया, तो अखबार वाले जो है उन्हीं के लीक के फकीर बने। 10,000 करोड़ में से 1 रुपया इनकी जेब से, अपने जेब का नहीं है इनके, अपने जेब में से 1 रुपया नहीं निकाला। सरकार का, मेरा आपका 10,000 करोड़ रुपया दिया और उसमें से 1,000 करोड़ हो सकता है कमीशन में नेता रख ले, तो हमारे ही पैसे से कमीशन भी खा रहे हो, उसी से मोटे भी हो रहे हो और हम ही को धौंस भी दिखा रहे हो कि हमने तुमको दिया। यह भी अधिकार लोग जाने कि मेरा पैसा है। तो पार्टी हमारी उनके लिए काम कर रही है। अभी हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं कोई बहुत परिवर्तन कर पा रहे हों,
यह एक दुर्गम रास्ता है, सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, सही बात कहने का रास्ता उतना आकर्षक नहीं होता है। आज मैं जाति पाति की बात शुरू कर दूं, भाई राजभर जी ने राजभरों को किया कुछ नहीं, सब येलो अंकल कहते हैं। तो येलो अंकल जी ने जो है राजभरों को अपना उन्होंने पता नहीं क्या किया कि जो है अब राजभर बेचारा उसी जगह है, येलो अंकल कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संजय निषाद जी ने निषादों को वही चीज कर दिया, रेवड़ी बांट दी कि भाई निषादों का मैं करके फोटो आता देखता हूँ तो वो जो बेचारा गरीब निषाद उनके जूते पोट रहा है, वो अपना जो है कुर्सी पे यूं बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो अगर जाति पर प्रांत पे ठग के राजनीति की जाए तो आसान है, वो मेरा उद्देश्य नहीं था, कभी नहीं था। उद्देश्य इतना ही पर था कि हम सच के लिए काम करें, भले हम पूरी तरह सफल हो जाए, भले हम पूरी तरह त्याग दिए जाए, भले हमारे साथ कोई ना हो, लेकिन और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं अपने कामों से बेहद खुश हूँ कि अगर इतना सा भी कर पाता हूँ तो अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।